नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्लावर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। आज फोक फनकार में हमारे साथ एक ऐसी वर्सेटाइल पर्सनालिटी है जो कि व्लॉगर है, सिंगर है और वो पास में शेफ भी रह चुकी हैं। आखिरकार वो कौन है, सीधे आपका परिचय कराते हैं। अभिनव रावत जी आज हमारे साथ फोक फनकार में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अभिनव जी। धन्यवाद। HNN का सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम और निशी मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल अभिनव जी, आपकी वर्सेटाइल पर्सनालिटी, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे दर्शक आपको किस रूप में जाने, क्योंकि आपकी इतनी वर्सेटाइल पर्सनालिटी है, कैसे कनेक्ट किया जाए आपको? मेरे गानों के माध्यम से, मेरे जो ब्लॉगिंग वीडियो होते हैं उनमें हमारा कल्चर है, उसके माध्यम से लोग मुझे जान सकते हैं और जानते भी हैं और आगे भी जानते रहेंगे। बिल्कुल, व्लॉगिंग में भी आपके बहुत सारे व्यूअर्स कनेक्ट रहते हैं जो आपको डेली बेसिस पर देखना पसंद करते हैं, और सॉन्ग के माध्यम से भी बहुत सारे हमारे उत्तराखंड के दर्शक हैं जो कि आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहूँगी कि आपने ये सिंगिंग फील्ड क्यों चुना और व्लॉगिंग कैसे आपका एक इंटरेस्ट बना? ब्लॉगिंग एक होती है कि आप अपनी डेली दिनचर्या दिखा रहे हैं। मैं उस टाइप की ब्लॉगिंग नहीं करता हूँ। मैं कल्चरल बेस वाली करता हूँ जिसमें कल्चर दिखाया जा सके। जैसे कोई धान कूट रहा है तो उस बेस में बहुत सारे गाने बने हुए हैं, तो वहाँ पे उस सिचुएशन का गाना बना के, कई ऐसे ऑडियो हैं जिनमें वीडियोस नहीं हैं, उनको ऐसे दर्शा देना कि लोग कनेक्ट कर पाए उस चीज़ को कि ये इस सिचुएशन का है। और सिंगिंग का मैं बचपन से गाता हूँ और सीखा मैंने भातखंडे में। हालांकि ज़्यादा नहीं सीखा, 3-4 साल गया मैं, लेकिन है संगीत हमारे अंदर बचपन से, और उसको भी साथ बढ़ा रहा हूँ और साथ में ब्लॉग भी बनाता रहता हूँ छोटे मोटे कल्चर से रिलेटेड। बिल्कुल, कल्चर की आपने बात करी, और सिंगिंग आजकल के ज़माने पे सिर्फ उत्तराखंड के ऑडियंस को कनेक्ट करना इट्स मोस्ट डिफ़िकल्ट, क्योंकि पॉप कल्चर का ज़माना है, रैपिंग का ज़माना है, और तड़कते भड़कते म्यूज़िक्स हमारे युवा ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड म्यूज़िक को सस्टेन करना आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है? बहुत ज़्यादा है। जैसे किसी प्रोग्राम में भी हम जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर लोगों की डिमांड यही रहती है कि तड़कता फड़कता गाया जाए, लोगों को नचाया जाए। बिल्कुल। पीसफुल कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे उसमें, लेकिन कोशिश ज़रूरी है करना। कोशिश नहीं रहेगी तो फिर हमारा संगीत जो है, असली संगीत है, वो खो जाएगा। फिर उसको भी साथ में लेके और नए बच्चों के हिसाब से भी अगर हम चले तो कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा। लोग सुनेंगे, जिस सिचुएशन में होंगे उस सिचुएशन में वो उस म्यूजिक को जरूर सुनेंगे। बिल्कुल, जिस सिचुएशन में हो और उससे रिलेटेड अगर हम कनेक्ट करके सॉन्ग बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे सॉन्ग हैं जो कि उत्तराखंड की रियलिटी पे बेस्ड करते हैं और यहाँ के मुद्दों पर बेस्ड करते हैं, जैसे युवाओं से रिलेटेड होगा, बेरोजगारी पर गाने बने हैं, और साथ ही साथ पलायन जैसे जो कि प्रमुख उत्तराखंड का मुद्दा है उस पर भी बहुत सारे सॉन्ग्स बने। और आपने चाय पर भी एक बहुत स्पेशल सॉन्ग बनाया था जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है युवाओं के बीच में, और आपको वहाँ से एक टाइटल भी दिया गया। मैं चाहूँगी कि आप वो थोड़ा सा सॉन्ग के पीछे की स्टोरी बताएं, कैसे वो थॉट आया और कैसे वो प्रोसेस में आया, और फिर दो बोल भी हो जाए। जी, ये लिरिक्स जो है सुनील भट्ट जी के हैं, और सुनील भट्ट हमारे ITBP में हैं, सब इंस्पेक्टर। उन्होंने ही मुझे भेजा था और मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने गुनगुना के भी मेरे को सुनाया कि इस टॉपिक में हमारे पास कोई गाना नहीं था चाय से रिलेटेड, प्रॉपर एक जो चाय को प्रेजेंट कर रहा हो जी। उस पर कोई गाना नहीं था। तो मैंने सोचा इसको मैं गाऊं। फिर मैंने उनको अपनी आवाज़ सुनाई, उनको पसंद आई। उसके बाद हमने रिकॉर्ड किया। उसके बाद ये AR फिल्म से ये गाना आया और लोगों को बहुत पसंद आया, जबकि इससे पहले मैंने 6-7 गाने गा चुका था। वो गाने भी पॉपुलर हुए, लेकिन उतने नहीं हुए जितना ये गाना पॉपुलैरिटी पकड़ा, चाय वाला। बिल्कुल, और तो दो बोल हो जाए फिर सॉन्ग की दो लाइन्स। धर्मगर को ठंडू पानी, जड़ी बूटियों को रस रल्यूचा, गंगा पारे गौड़ी को दूध पति कड़क, आदू कुटूचा, घबरो ना देखियो डांडी काठ्यूं, कंठ खोली ना पिजा, जडू मारूड्यू मचुला मचड़ी, खूब सवादी धुवण्याचा,
गौमा खालो बाजारों किया भली सावादी धुआं। बहुत खूबसूरत। ऑटो ट्यून का ज़माना है और आपने तो बिना ऑटो ट्यून के लाइव हमारे को सुनाया है, जो कि बहुत खूबसूरत है। अभिनव जी, आपकी फैमिली में, आपके दूर दूर तक कोई सिंगिंग में नहीं है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपने कैसे ये प्रोफेशन चूज़ किया और आखिरकार आपको कैसे लगा कि हाँ, मुझे इस ओर जाना चाहिए, मैं यहाँ पर एक बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता हूँ, मेरी आवाज़ अच्छी है? कैसे वो फाइंड आउट किया? फैमिली में कोई तो नहीं था जहाँ तक जानकारी है, पर मम्मी कभी कभी गुनगुनाया करती थी। जैसे पहाड़ी गाने हैं तो उनको गुनगुनाती थी, लेकिन इतना कभी वो नहीं देखा कि बिल्कुल डीपली हो म्यूजिक में कोई। ये भी अब शायद पता नहीं है कहाँ से आया ये सिंगिंग का, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कहाँ से मेरे पास सिंगिंग का ये तोहफा मिला मुझे। जो हमारे दोस्त ही सुनते हैं वही बताते हैं कि भाई तू अच्छा गा रहा है, तो अच्छा गा रहा है। तो चले गए फिर म्यूज़िक सीखने के लिए और थोड़ा ट्रेनिंग ली वोकल, ताकि मेरे ट्यून रहें, इस काबिल बनूं कि मैं अपनी वोकल को ट्यून रख पाऊँ, कहीं पे भी गाऊं तो बेसुरा ना लगूं, सुर में गाऊं। तो आपने कहाँ से अपना ट्रेनिंग स्टार्ट की और आखिरकार कैसे आप इसमें इतना इंटरेस्टेड हो गए कि हाँ, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकता हूँ? मैं आज भी मतलब मैं नहीं सोचता कि सक्सेसफुल होऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बहुत अच्छा दूं इसमें, मैं कनेक्ट कर पाऊँ लोगों को, और मैं हमेशा उन लिरिक्सों की तलाश में हूँ कि जो लोगों से कनेक्ट हो पाए। जैसे हमारे नेगी जी के गाने हैं वो सबको पसंद आते हैं, तो मैं भी उन वैसी गानों की तलाश में रहता हूँ कि मुझे कब ऐसा लिरिक्स मिले। जो गाया है वो शायद अभी भी अधूरा है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो मैं इसको अभी कुछ नहीं बोलूँगा इसके लिए कि मुझे बहुत कुछ करना है इसमें। ठीक है, जब तक गा रहा हूँ और तलाश करता रहूँगा अच्छे लिरिक्स की, अच्छे कंपोजिशन की। बिल्कुल। और अब मैं आपकी थोड़ी सी व्लॉगिंग पे आना चाहूँगी, क्योंकि सिंगिंग तो आपका एक पैशन है, बट व्लॉगिंग भी आप साथ साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर हम फुल टाइम बिजनेस की बात की करें तो व्लॉगिंग और सिंगिंग के अलावा भी क्या कुछ आप कोई काम कर रहे हैं, या फिर मेन टाइम आप यहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं? फिलहाल तो मैंने अभी छोड़ा हुआ है, क्योंकि जो हमारे बंजर खेत हैं गांव में, उनमें मैं कुछ पौधे लगा रखे हैं, उनमें कुछ काम कर रहा हूँ। फिलहाल अभी मैंने उसको सोशल मीडिया में नहीं डाला है कहीं भी। मैं सोच रहा था कि कुछ ग्रोथ हो उसके बाद ही उसको दिखाऊं, तो उसके साथ फिलहाल जॉब पे मेरा कोई फोकस नहीं है। गाने में कभी कभी नेगी जी की टीम में कोरस में मैं चला जाता हूँ, और उनकी तरफ से मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट है इस गायन के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उनके द्वारा जो मुझे मिलता है, गाने का मौका मिलता है स्टेज में बहुत मुश्किल होता है। हम जैसे गांव के जो बच्चे होते हैं, उनको स्टेज अगर मिल जाए तो बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं हम कि कैसे गाऊंगा मैं, नहीं गा पाता, स्वर इधर उधर भटक जाते हैं, स्केल चेंज हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। पर वो मौका मिलता है तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो कैसे हुई आपकी मुलाकात नेगीदा से? नेगी जी को तो मैं ज़्यादातर गाने उन्हीं के गाता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ, भगवान है वो मेरे लिए। तो अभी तीन चार साल पहले ही मुझे फ़ोन आया था सोहन चौहान का, और वहाँ से मुझे बताया कि नेगी जी की टीम में कोरस करना है, आप चलेंगे? मैंने कहा अरे बिल्कुल चलूँगा, मैं क्यों नहीं चलूँगा, मेरे लिए तो सौभाग्य है ये। बस तब से अभी तक चल रहा है। और परसों ही उनके सम्मान था नेगी जी का, उसमें भी मेरा पोस्टर छपा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सिंगरों की लिस्ट में मेरा पोस्टर है, वहाँ पे भी मैंने नेगी जी का गाना गाया, मुझे बहुत खुशी हुई, नेगी जी को भी पसंद आया। तो यानी कि उनके साथ जब गाना गाया तो वो फील अलग होती है, क्योंकि हर कोई किसी भी अगर प्रोफेशन में जाए तो उसकी कोई ना कोई इंस्पिरेशन बन जाता है। तो आपके लिए इंस्पिरेशन नेगीदा है? बिल्कुल, नेगी जी। और कैसे आपको लगा कि यही मेरे इंस्पिरेशन है और मुझे इन्हीं के राह पर चलना है और मुझे इनके जैसा एक सक्सेसफुल सिंगर बनना है? सोल जब हम किसी को सुनते हैं तो हम कनेक्ट कर पाते हैं। अब कोई भी नेगी जी को सुनता होगा तो वो कनेक्ट कर पाता होगा। अब वो उनको किस नज़रिए से देख रहा है
ये उसके ऊपर डिपेंड है। मैं उनको अ, भगवान की नज़रिए से देखता हूँ, क्योंकि मैं कनेक्ट कर पाता हूँ उन लिरिक्सों को अपनी ज़िंदगी में, कि ये मेरे पे बिल्कुल फिट हो रही हैं, या इस सिचुएशन में मैं रहा हूँ, या मेरी माँ पापा जो भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिलेट कर पाता हूँ मैं उन चीज़ों से, तो वो मेरे आइडल, तब से मेरे आइडल ही हैं, मैं उनको मानता हूँ। बिल्कुल आइडियल आप उन्हें मानते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनसे कनेक्ट कर रहे हैं और उनको लेकर बहुत ज़्यादा, जैसे कहेंगे, रियल फील करते हैं। वो एक हार्ट टचिंग मोमेंट हो जाता है कि हाँ, इनके जैसा बनना है। और हमारे सबकी फील्ड में ऐसा ही कुछ कुछ होता जी। है। और भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इससे पहले भी आपने एज अ शेफ़ बहुत सारे होटल्स में काम किया है, वो बैक स्टोरी क्या कुछ है? और शेफ़ टू व्लॉगर टू सिंगर, आखिरकार इतने ज़्यादा वर्सिटाइलनेस आपके अंदर वो आई कैसे? कि मुझे लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में काम करने से मैं अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता हूँ। एक्चुअली है, मुझे सब चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है। मैंने मोबाइल रिपेयरिंग का भी कोर्स किया है यहीं से, देहरादून से। मैंने कंप्यूटर का भी किया, साथ में संगीत भी मेरा चल रहा था भातखंडे में। साथ में मैंने मोबाइल की शॉप भी खोली थी, वो भी चल जी। रही थी। फिर बीच में कोई आता है, वो कहता है अरे शेफ बन जाए यार, उसमें तो सिर्फ चम्मच से टेस्ट करना पड़ता है खाने को, कुछ नहीं होता, कुर्सी में बैठा रहता है। तो पता नहीं मतलब क्या ऐसा आया दिमाग में, चल दिए एचएम करने, एचएम किया। उसके बाद ट्रेनिंग में जब भेजा गया उदयपुर, तो वहाँ जब 17-18 घंटे हमें काम करवाया गया तो मैंने क्या बोलूँ मैं उसको, पर ठीक था, वो हमारे लिए सीखने के लिए था, वो हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। 4-5 साल हमने उसके बाद भी काम किया होटलों में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन वहाँ भी मैं गाने गाता था और सब लोग बैठ जाते थे आप सामने, तो कहीं लगा कि यार है ही नहीं, शायद ये फील्ड मेरे लिए है ही नहीं, मेरे लिए जो है मुझे वही करना चाहिए जिसमें मुझे खुशी मिल रही है। मैं फिर छोड़ दिया मैंने होटल, जबकि मेरे पास सब कुछ पड़ा हुआ है, उसकी डिग्री डिप्लोमा सब। तो मैं सिंगिंग में ही आ गया, अब देखी जाएगी जो होगा आगे। बिल्कुल, हम समझ पा रहे हैं कि आपकी जितनी भी स्टोरीज रही है, चाहे आप शेफ लाइफ में जियो, होटल मैनेजमेंट में, फिर आप व्लॉगिंग में आए हो, या फिर आप सिंगिंग में आए हो, कहीं ना कहीं आपकी सारी लाइन आकर कनेक्ट हो रही है सिंगिंग पे ही। यानी आपका जो मेन इंटरेस्ट है वो था सिंगिंग ही। सिंगिंग। बिल्कुल, और सिंगिंग ही आज आपको इतनी ज़्यादा पहचान भी दे चुका है व्लॉगिंग के ज़रिए भी, और कुल मिलाकर आप अपनी संस्कृति को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि उत्तराखंड के कल्चर से आप मास लेवल पर लोगों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो फिलहाल अभिनव जी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहेगा। और अभिनव रावत जी आज हमारे साथ मौजूद है, फोक फनकार में एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी, उनसे ही चर्चा हम कर रहे थे और चर्चा जारी रहेगी। अभिनव जी, एक और सवाल लेना चाहूँगी आपसे। देखिए, उत्तराखंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए हमारी सरकार हो, हमारे युवा हो, या फिर हमारे सिंगर्स हो, या फिर हमारे एक्टर्स हो, लगातार काम कर रहे हैं, और उसी में आप भी हैं, क्योंकि आप भी उत्तराखंड कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं अपने व्लॉगिंग के थ्रू, अपनी सिंगिंग के थ्रू। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि आपकी पिटारे में वो कौन सा सॉन्ग है जिससे आप को रिलेट कर पाते हैं कि हाँ, वो हमारे कल्चर को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, और विच इज़ वेरी पॉपुलर? देखिए, सारे सॉन्ग कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे नेगी जी के हैं, पांडवास हो गया, ये अपने आप में ही उत्तराखंड है एक पूरा। तभी लोग कहते हैं कि उत्तराखंड घूमना है तो नेगी जी के गाने सुन लो। तो पूरा आपको कल्चर उनके गानों में मिलता है, सब कुछ। चाहे वो लव सॉन्ग हो, लव सॉन्ग भी इतनी पवित्रता वाले हैं कि कुछ आप निकाल ही नहीं सकते, उनमें इतना प्यार है उन गानों में भी। तो इसी में है हमारा उत्तराखंड सारा। इन गानों के जरिए आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड क्या है, वहाँ की परेशानियाँ क्या थी, युवाओं का दर्द क्या है, सब कुछ है इसमें गानों और में। आपके खुद के पर्सनल सॉन्ग में अगर देखा जाए तो? पर्सनल मेरा अभी तक ऐसा कुछ इतना तगड़ा लेखन या गायन में नहीं आया है कि मैं उसके लिए बोलूँ। हाँ, लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही थी, उस विषय में मैंने एक गाना जरूर गाया था, चल बुला रे नौनी खुजानो, चल रे नेपाल, क्योंकि यहाँ मिल नहीं रही है, यहाँ डिमांड हो रही थी, तो चलो नेपाल चलो। तो उस विषय में मैंने एक गाना जरूर गाया था। तो कोई नहीं, हमारे युवा इसको लेकर भी कनेक्ट कर पाएंगे। बिल्कुल, हो जाए 2 लाइन।
सुन घाटू पाड़ू माँ, सुन घाटू पाड़ू माँ, कुमोह गढ़वाल, चल भुला रे, चल भुला रे, नौनी खुजणु चल रे नेपाल, चल भुला रे, नौनी खुजणु चल रे नेपाल, कब तले अण बिवारण, कब तले अण बिवारण, नाक कु सवाल, चल भुला रे, नौनी खुजणु चल रे नेपाल, चल भुला रे, नौनी खुजणु चल रे नेपाल, नौनी मिलनी डिमांड धारी पूरी मैं नी कर सक्यूं, सरकारी नौकरी नी फौजी भी नी बन सक्यूं, नौनी अखें डिमांड धारी पूरी मैं नी कर सक्यूं, सरकारी नौकरी नी फौजी भी नी बन सक्यूं, 5 बेसो टुकड़ा भी नीच देहरादून कोटद्वार, चल भुला रे, चल भुला रे, नौनी खुजणु चल रे नेपाल, चल भुला रे, नौनी खुजणु चल रे नेपाल। बिल्कुल, नेपाल में मिल जाएगी फिर। ये तो एक व्यंग है, उसको सीरियस ना भी ले, सीरियस ना ले, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो डिमांड थी वो ऐसी है कि फौजी हो, या तो सरकारी नौकरी हो, या तो देहरादून में ज़मीन हो, तो इस आधार पे इस गाने को बनाया है। बाकी तो कौन ही नेपाल जाएगा शादी करने के लिए इतनी दूर। बिल्कुल। और अगर नेगी दा के गानों में देखा जाए, क्योंकि वो आपकी इंस्पिरेशन है, तो उनका कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो आपको लगता है कि मैं इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसकी 2 लाइन हो जाए? मुझे उनके सारे गाने पसंद है। मुझे कोई एक पर्टिकुलरली होता है ना सॉन्ग जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट, और वो सोल टचिंग सॉन्ग जिसे कहते हैं? सब गाने। तो फिर भी कोई एक तो हो ही जाए। एक गाना है जो एक छोटे बच्चे का है, जिसकी लाइफ में उसको क्या क्या परेशानियां हुई बचपन से, तो उसने सब कुछ पूज लिया है। उसके बाद अब वो जब बड़ा हो गया हो तब उस गाने को गा रहा है। को ढूंगूनी पूजी मीन कैडा डानी गौमी, क्वाखेरी नी खाई भेजी तुमा क्या लगोमी, को ढूंगूनी पूजी मीन कैडा डानी गौमी, क्वाखेरी नी खाई भेजी तुमा क्या लगोमी, को ढूंगूनी पूजी मीन कैडा डानी गौमी, बालापन माँ बेबाब मुख मोड़ी गेनी, बीराणी दिलुमा भूखु नागू छोड़ी गेनी, ना आंसू फूंजीनी कैन न कैन बूथ्यों मी, क्वाखेरी नी खाई भेजी तुमा क्या लगोमी, को ढूंगूनी पूजी मीन कैडा डानी गौमी। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने ये सॉन्ग गाया। आपको ये पसंद इतना ज़्यादा आखिरकार क्यों है? कैसे आपने इसे कनेक्ट किया? इसमें उस बच्चे का दर्द है जिसके माँ बाप उसको छोड़ के चले गए। अब वो किसी और के साथ हैं, तो उसने जो भी
दुख दर्द झेले हैं, उस सब चीज़ का इसमें व्याख्यान कर रखा है एक गायक ने, कि कैसी कैसी उसको परेशानियां हुई, भूखा नंगा रहा, बैठा रहा लोगों के दरवाजे के सामने। तो जिस समय उसको माँ बाप की ज़रूरत थी, उस समय उसके माँ बाप उसके पास थे ही नहीं। तो ये इसमें बड़ा दर्द है, और मेरा भी ऐसी है, मेरे माँ पापा नहीं हैं, तो हम रिलेट करते हैं इन चीज़ों को। बिल्कुल समझ पा रही हूँ मैं, और इससे रिलेट हमारे बहुत सारी ऑडियंस भी कर पाएगी, क्योंकि सॉन्ग इतना हार्ट टचिंग है कि इसको जब भी सुना जाता है तो फिर एक वो आंखों में वो नमी आ जाती है, क्योंकि कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अभिनव रावत जी, जो कि वर्सेटाइल पर्सनालिटी हैं, फोक फनकार में आज इनकी मौजूदगी रही। फिर एक बार हाजिर होंगे एक नए फोक फनकार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।